मेरी आवाज सबसे आखिर तक जा रही है? अगर सबसे आखिर तक आवाज जा रही है तो वहां से फ्लैग हिला के बताओ। सबसे आखिर, सबसे आखिर। ये साफी आए ऊपर। ललकार हूं मैं, लियाकत का अफकार हूं मैं, और रोशन पाकिस्तान हूं मैं। जिंदा है महाजिर, जिंदा है, जिंदा है महाजिर, जिंदा है। ईदल की 4 दिन की जिंदगी से बेहतर है शेर की सी एक दिन की जिंदगी गुजारना। हम पे कुर्बान मील समंदर और है ना तीर सिकंदर, हमने सीखा टीपू से हारी बाजी को मारना। हूँ मैं महाजिर हूँ मैं महाजिर हूँ, हाँ हूँ मैं महाजिर हूँ मैं महाजिर हूँ। जिंदा है महाजिर, जिंदा है, जिंदा है महाजिर, जिंदा है। और फैसुल अहले जहां अब महाजिर ना रुक पाएगा, खाके जिल्लत में मिल जाएगा आज हमसे जो टकराएगा। इस पाक वतन का हर सूबा नारों की सदा से हिल जाए, इस शहर का हर एक बच्चा आफाक का परचम लहराए, आफाक का परचम हाथों में और सबके लबों पे एक नारा। आफाक है हमारा, हम सबको जैसे प्यारा, महाजिर का सहारा, आफाक बस हमारा। जिंदा है महाजिर, जिंदा है, महाजिर, जिंदा है, ये साफी जो आए हैं इनको मैंने कहा कि ये विटनेस करें। देखो ये ग्राउंड के बाहर ये पूरी सड़क भरी पड़ी, अंदर आने के लिए जगह नहीं है। ये सहाफी सिर्फ आपकी तादाद देखने नहीं आए, आपका जोश देखने भी आए। अपना जोश बताओ, एहसास दिलाओ कि ये कौम जिंदा है। लेकर हाथों में अपने उड़ा दो मुझे, एक दो दिन नहीं सुबह महशर तलक, जब जहां जिस तरफ ये सदा। मैं सिर्फ ये चाहता था कि ये सहाफी जो मेरी कौम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं, ये लोगों को हकाइक से आगाह करते हैं, इन्हें एहसास हो कि जिस कौम को अकलियत कहा था, जिस कौम को कमजोर कहा था, उसने आज अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है, उसने अपने जोश का इजहार किया है, और इस जोश से उसने जो इस कौम के बारे में गलत फहमी में मुब्तला थे उनको ललकारा है। आप लोगों ने कर लिया। मेहरबानी, थैंक यू बेटा। चलो अब आप लोग ऊपर आ गए, आपने देख लिया, चलो अब चलो। एक पाकिस्तानी ने ये दिल से मारा नारा, महाजिर का इशारा, आफाक बस हमारा। हूँ मैं महाजिर हूँ मैं महाजिर हूँ, हाँ हूँ मैं महाजिर हूँ मैं महाजिर हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
जितने लोग यहां खड़े हैं जो सोशल मीडिया को कवर करने के लिए और जो ये सब खड़े हैं, ये कारपेट है, सब आगे बैठ जाओ, इसलिए कि मुझे मूवमेंट बिल्कुल नजर नहीं आनी चाहिए। जितने लोग जहां हैं बैठ जाओ, शाबाश। इसलिए कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है और मैंने कहा था कि मुझे बहुत अहम फैसले आपसे राय लेकर करने, और मुझे मूवमेंट अगर कहीं नजर आएगी तो मैं समझ लूंगा कि यहां पर एजेंसीज के लोग मौजूद हैं, और मुखबिर और एजेंसीज के लोग वो इस जलसे में नहीं होने चाहिए, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश, बैठ जाओ बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ, शाबाश। बस स्टार्ट करें, अब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बस बस बस, कोई आ रहा, आप हट जाओ ना, आप हट जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। ये जितने वॉलंटियर्स हैं वो भी बैठ जाओ। मैं अब कहूंगा नहीं, जितने वॉलंटियर्स, हेलो, ये जो वॉलंटियर्स खड़े बैठ जाओ, कोई तुम्हारी जगह से आगे नहीं आ रहा, ये सारे महाजर कौम के बच्चे, मुनज्जम बच्चे हैं, बैठ जाओ, कोई वॉलंटियर की जरूरत नहीं है इधर। बस बस, स्टार्ट करें शुरू करें। मूवमेंट खत्म, बैठ जाओ, किसी की शलवार कमीज खराब नहीं होगी, मट्टी में बैठ जाओ। बैठ जाओ जमीन पे। तहरीक के लोग, हजारों लोग खाक के अंदर मिल गए, और यहां मट्टी में बैठते में किसी को अगर तकलीफ हो तो दुख की बात है। बैठ जाओ आलती पालती मार के, शाबाश। आज के इस इज्तिमा में मैं अपने तमाम साथियों को, काबिल एहतराम माओं को, बहनों को, बेटियों को, मेरी कौम के बुजुर्गों को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। सबको शाबाश, जबरदस्त शाबाश। आज का ये इज्तिमा ये हुकूमतों को, सिर्फ सूबाई हुकूमत को नहीं, वफाक को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि आज अगर मेरी कौम की बूढ़ी माएं यहां जमा हैं, अगर मेरे कौम के बुजुर्ग यहां जमा हैं, अगर मेरी कौम की मासूम बच्चियां यहां जमा हैं, अगर मेरी कौम के ये पुरजोश नौजवान यहां जमा हैं, तो सिर्फ तुम्हारे मजालिम की वजह से, तुम्हारे मजालिम के खिलाफ जमा हैं। तुम्हारी इस कौम के साथ जो नाइंसाफियां एक तवील अरसे से रवा हैं, ये उन नाइंसाफियों के खिलाफ जमा है, ये उन मजालिम के खिलाफ जमा है। और जब ये लोग सोचते हैं कि इस कौम का शिराजा बिखर गया, तो आप देखिए कि इस कौम के लोग इस महाजर नाम पर किस तरह पूरे जोश और वलवले के साथ यहां जमा है। इसका मकसद है महाजर कौम आज भी मुनज्जम है, आज भी मुत्तहिद है। जब ये परचम तुम लहराते हो, जब ये महाजर का नारा लगाते हो, तो अपने आप से पूछो कि तुम्हारे खून के अंदर उबाल आता है या नहीं आता। ये लफ्ज जब तुम्हारी जबान से निकलता है, जब तुम ये परचम लहराते हो, जब तुम जिए महाजर का नारा लगाते हो, तो फिजा में एक
मोहब्बत का इजहार होता है अपनी कौम के साथ और खून के अंदर जोश पैदा होता है। यह इस लफ्ज की बरकत है, यह इस लफ्ज की ताकत है। यह मेरी कौम के लिए, मेरी कौम के जवानों के लिए ताकत है और मेरी कौम के खिलाफ साजिशें करने वालों के लिए खौफ की अलामत है। यही परचम जब किसी दुश्मन के सामने से गुजर जाए तो दुश्मन के दिलों में हैबत तारी होती है। आज ये परचम जिस तरह इस जिना ग्राउंड में, जिना बाग है, जिना ग्राउंड है, इसमें जिस तरह आपने लहराया है, खुदा की कसम रोंगटे खड़े होते हैं, मजा आता है। इस शहर में एक तवील अरसे के बाद, इस शहर में एक तवील अरसे के बाद इन परचमों की बाहर आई है। ऐसा है या नहीं? इस शहर में इस लफ्ज को नहीं, अब आप अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कीजिए कि जो बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछ पूछ के सारे मामलात करूंगा। इस महाजिर कौम के साथ जुल्म और सितम तो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से ही जारी हो गए थे कि इस मुल्क के लिए मेरे बुजुर्गों ने बेपनाह कुर्बानियां दी। 20 लाख अफराद इस पाकिस्तान को बनाने के लिए मेरे बुजुर्गों ने कुर्बान की। मैंने तारीख के अंदर अपने बुजुर्गों से कहानियां सुनी हैं कि मेरी माओ ने अपनी इज्जतें बचाने के लिए कुओं के मुंह भर दिए, बच्चियां कत्ल हो गईं। बेपनाह कुर्बानी देने के बाद यह पाकिस्तान मौरिज़ वजूद में आया और हम सब उन बुजुर्गों की औलादें हैं जो पाकिस्तान के बनाने में उनका किरदार यह रहा कि बर्र-ए-सगीर पाको हिंद के वो इलाके जहां पर सबको मालूम था कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, वहां पर वो नारे लगाते थे कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान बनाया। सबको मालूम था कि आगरा में पाकिस्तान नहीं बनेगा, सबको मालूम था कि दिल्ली में पाकिस्तान नहीं बनेगा, सबको मालूम था कि यूपी और सीपी में पाकिस्तान नहीं बनेगा। लेकिन इसके बावजूद तमाम मुसलमानों ने बर्र-ए-सगीर के 10 करोड़ मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करने की खातिर कुर्बानियां दी थी। वो जानते थे कि पाकिस्तान वहां नहीं बनेगा, लेकिन वो ये जानते थे कि पाकिस्तान कहीं तो बनेगा जहां कोई नफरत नहीं होगी, जहां सब मुसलमान भाई भाई बनकर रहेंगे। उन्हें क्या मालूम था कि पाकिस्तान बनने के बाद जिन लोगों ने कभी पाकिस्तान की तहरीक में कुर्बानी नहीं दी, जो एक तवील अरसे से लोगों के गुलाम थे, उन्हें तुम्हारी कुर्बानियों के सिले में आजादी मिलेगी और वो तुम्हारे एहसान को भी नहीं तस्लीम करेंगे। आज हमें ताने देते कि हमने पनाह दी, हमने इस शहर में लोगों को लाके बसाया, हमने इस सिंध के अंदर लोगों की मेहमान नवाजी की। मैंने हमेशा कहा कि हम कभी किसी के शहर में नहीं आए, हम कभी किसी के सूबे में नहीं आए। ये पाकिस्तान हमने बनाया था, हम अपने बनाए हुए पाकिस्तान में आए थे। और लोग जब हमसे ये कहते हैं कि इस मुल्क में रहकर पंजाबी बनना चाहिए, पठान बनना चाहिए, जब इस मुल्क में रहकर हमसे ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी बनो, तो मैंने 1000 मर्तबा कहा और उन लोगों को भी कहा कि जिन्होंने दर्स देने की कोशिश की कि पहले पाकिस्तानी बनो, हमने कहा कि तुम तो हमारे बाप दादाओं के बनाए हुए पाकिस्तान, उसके बाद तुम पाकिस्तानी बने हो। पहले हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया,
वो पाकिस्तान में आने से पहले पाकिस्तानी थे। हमें तुम पाकिस्तानी बनने का दर्ज देते हो। आज इस मुल्क में महाजिर होने के नाते आपके साथ जो जुल्म और ज्यादती होती है, उस पर बारी बारी तमाम नुकात के ऊपर मैं आपसे राय लेना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। ये कौन सा महीना है? इस दिसंबर में क्या हुआ था? मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। उस मशरकी पाकिस्तान को बचाने के लिए अगर पाकिस्तान की फौज से आगे किसी ने अपने आप को कुर्बान किया था, कौन था वो? मेरे रिश्तेदार थे, तुम्हारे रिश्तेदार थे। आज अफगान यहां पे आगे पनाह ले सकता है। आज इस शहर में, इस मुल्क में लाखों की तादाद में तुम लाके अफगानी बसा सकते हो, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान बचाने की कुर्बानी दी थी, पाकिस्तान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उनकी मासूम बच्चियां वहां पर आज जवान हो गई, बूढ़ी हो गई। वो आज भी रेड क्रॉस के कैंपों में मौजूद हैं। जवाब ये कि उनको लाकर मईशत पर बोझ बना देंगे, उन्हें लाकर कहां बसाया जाएगा? लाखों की तादाद में तुम अफगानियों को लाके बसा सकते हो, लेकिन जिन्होंने पाकिस्तान की अफवाज से आगे बढ़कर इस मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की, उनके लिए तुम्हारी सरजमीन पर जगह नहीं है, पैसे नहीं है, वसाइल की कमी है। और तुमसे वसाइल कौन मांगता है? तुमसे जगह कौन मांगता है? वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं। हमसे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगने वालों के लिए मिसाल है वो, कि आज भी बांग्लादेश के अंदर बंगाल की ऑफर के बावजूद के बंगाल की शहरियत इख्तियार कर लो, आज भी रेड क्रॉस के कैंपों में कस्बा पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी झंडा लगाकर आज भी पाकिस्तान आने के मुंतजिर हैं, आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। ये है हुब्बुल वतनी, ये है हुब्बुल वतनी। जो हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगते हैं उनसे पूछो कि बांग्लादेश के अंदर जो लोग आज रेड क्रॉस के कैंपों में, उनकी जुर्म क्या था, उनका वो किस बात की सजा काट रहे हैं? सिर्फ पाकिस्तान बचाने की। वो आज भी पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं, आज भी बांग्लादेश को तस्लीम नहीं करते। कहो वसाइल नहीं है, जगह नहीं है, लाखों अफगानियों को पनाह दे सकते हो, हमारी मईशत पर बोझ बना सकते हो, लेकिन हमारे रिश्तेदार नहीं आ सकते, वसाइल नहीं है। अरे वसाइल की कमी का रोना रोने वालों, ये बताओ कि वजीर आजम की मां के नाम पर शौकत मेमोरियल हॉस्पिटल जो बना, वो किसके पैसों से बना था? तुम्हारे पैसों से बना था। तुमने दी थी ज़कात, तुमने दी थी खैरात। जब शौकत मेमोरियल हॉस्पिटल बन सकता है, जब ज़लज़ला ज़दगान के लिए अरबों रुपए तुम दे सकते हो, तो अपने रिश्तेदारों के लिए क्या हम वो पैसे खर्च नहीं कर सकते? क्या उनको लाने की जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते? कोई मैसूरीन मशरकी पाकिस्तान के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। आज आपके सामने इस बात का ऐलान करता हूं कि वफाक उन मैसूरीन मशरकी पाकिस्तान को पासपोर्ट जारी करे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी थी, वो पाकिस्तानी हैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं, वो इनके रिश्तेदार हैं, मेरी कौम का हिस्सा हैं। उनको पासपोर्ट जारी करे, उनके तमाम सफर के अखराजात, उनको तमाम बसाने के अखराजात महाजिर कौम खुद बर्दाश्त करेगी। ऐसा कर लेंगे हम जब दूसरों के मामलात में अपना दिल खोल के एहतियात दे सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते। इसी के साथ एक पॉइंट और जहन में आता है मेरे, ये मैसूरीन मशरकी पाकिस्तान में जो आज रेड क्रॉस के कैंपों में लोग फंसे हुए हैं, ये अलबदर अल शम्स किसने बनाई थी? अलबदर अल शम्स किसने बनाई थी? जोर से बोलो, किसने बनाई थी?
आज इस शहर के अंदर अगर कोई शख्स ये कहे कराची को हुकूक दे दो, कराची को हुकूक दे दो, कराची का मकसद महाजिर नहीं हो सकता। इसका मकसद यह है कि तुम किसी और के मफादात की बात कर रहे हो। जो मजहब की जमातें, जो मजहबी जमात कराची से कश्मीर तक एजेंसियों के लिए काम करती रही हो, अल-बदर शम्स बनाने के बाद मैसूरी मशरकी पाकिस्तान से बेवफाई करके, उनको धोखा देकर, उनको बेसहारा छोड़कर, उनको कसमा पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर कर जो तुम्हारे दामन पे दाग लगाए, उस दाग को धोए बगैर तुम कराची के अंदर महाजरों की हमदर्दी हासिल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसलिए कि जब तुम उनके रिश्तेदारों के साथ धोखा कर सकते हो, तो इस मुल्क में, इस शहर में, उस मैसूरी मशरक पाकिस्तान के रिश्तेदारों से किस बात की भीख मांगने आते हो? क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? जब तक मैसूरी मशरक पाकिस्तान के लिए कभी आवाज उठाते हैं वो लोग? अल-बदर अल-शम्स किसने बनाई थी? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अगर उसने बनाई थी तो क्या मशरकी पाकिस्तान में आज भी बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान को बचाने के जुर्म में क्या लोग फांसी नहीं चढ़ रहे? किसी ने एहतजाज क्यों नहीं किया? इसलिए कि वो मेरे रिश्तेदार थे। उनका गम मुझे होगा, उनका दर्द मुझे होगा, किसी और को उसका दर्द नहीं है। तो इस शहर में जब कोई तुम्हारे पास आए, इस शहर में जब कोई ढोंग करे कराची के हुकूक के नाम पर, तो कहना कि अपने दामन पे लगा वो दाग जो मैसूरी मशरकी पाकिस्तान में अल-बदर अल-शम्स बनाकर तुमने लोगों को धोखा दिया था। जो लोग आज भी रेड क्रॉस के कैंपों में, पहले वो दामन से दाग धोकर आओ, उसके बाद हमसे आगे कोई बात करना। सही? अब आओ के इलेक्ट्रिक पे। के इलेक्ट्रिक वाले तुम्हारी गलियों में आके रातों को तस्वीरें बनाते हैं। ऐसा होता है? एक्स्ट्रा बिलिंग होती है, ऐसा होता है। और जब एक्स्ट्रा बिलिंग होती है तो वह आप अपने बिल दुरुस्त करवाने जाते हैं, तो कभी कोई एक शख्स ऐसा है जिसका बिल दुरुस्त हुआ हो? आपसे क्या कहा जाता है? किस्तें करवा लो। ऐसा ही होता है। यह एक्स्ट्रा बिलिंग क्यों होती है? इस शहर में लोगों ने कुंडे लगाए हुए हैं, और कुंडे कौन लगाता है? कच्ची आबादियों में। आपने तो नहीं लगाए। मैं एक वाकया आपको बताता हूं, आपकी समझ में आएगा। इसलिए कि सिर्फ रूखी सूखी बातें होती हैं तब भी आदमी बोर होता है। मूवमेंट, अच्छा खवातीन की है, ये खवातीन आ रही हैं। मूवमेंट जो है ना बिल्कुल जलसे में नहीं होनी चाहिए। खवातीन आ रही हैं, उनको जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ। मुझे एक के इलेक्ट्रिक के अफसर से, माफी चाहता, एक अफसर से बात करने का मौका मिला। नाज़िमाबाद में वो आए और आगे उन्होंने के इलेक्ट्रिक वालों ने दुकानें, उनके कनेक्शन वगैरह काट दिए इलेक्ट्रिक के। अरमान हूं मैं इकबाल का, इल्हाम हूं मैं सर सैयद का, शऊर हूं जौहर की ललकार हूं मैं। जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको सुनो, आप इंजॉय भी करेंगे और आपको सीखने का मौका भी मिलेगा कि हम कहां खड़े हैं। ये नाज़िमाबाद के इलाके के अंदर कनेक्शन काट रहे थे। मैंने कहा कि यार तुम लोग बिल वक्त पे ना करने पर तुमने कनेक्शन काट दिया। के आफाक भाई बिल बहुत थे, पे नहीं किए। भाई तुमने बिल भेज क्यों दिए ज्यादा? लाइन लॉसेस कवर करने के लिए। लाइन लॉसेस क्या होते हैं? तुम्हारे अतराफ में जो कच्ची आबादियां हैं जहां पर कुंडा इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्क का एक मीटर होता है, वहां से यह पता चलता है कि कितनी बिजली इस्तेमाल हुई। जितनी बिजली इस्तेमाल होती है वो लाइन लॉसेस के नाम पर मीटर होल्डर पर तकसीम कर दी जाती है। बिजली कौन इस्तेमाल कर रहा है? वहां पे कुंडा काटने की हिम्मत नहीं किसी को। मैंने कहा एक तो तुम जुल्म कर रहे हो कि उनका बिजली का बिल हम पे कर रहे हैं,
हम गरीब लोग बाहर से आए हुए रोजगार के हुसूल के लिए कुंडे लगाकर, कच्ची आबादियां बनाकर, बाहर से आकर लोगों ने बिजली इस्तेमाल की, उनकी बिजली का बोझ भी हम उठा रहे हैं। तुमने एक्स्ट्रा बिल भेज दिए, और कोई दुरुस्त करवाने जाए तो किस्तें कर दो, कोई दुरुस्त नहीं हो सकता। मैंने कहा कि खुदा के वास्ते ये मत करो। तुम लोग आगे इन महाजिर बस्तियों में जो तुम्हें मार नहीं रहे, अगर ये कल की तरह चौकीदारी सिस्टम यहां लगा दें, तुम्हारा के इलेक्ट्रिक का बंदा किसी का कनेक्शन काटने नहीं जा सकता। जा सकता है? मैंने कहा कि तुम इनके साथ जुल्म कर रहे हो, ये शराफत से जिंदगी गुजार रहे हैं, तुम आके इनके कनेक्शन काट देते हो। जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, जहां कुंडे लगे, कभी वहां जा सकते हो? पता नहीं किस खौफ में या किस मूड में था। उसने कहा आफाक भाई कोई मसला ही नहीं है। 3 गाड़ियां लेकर पहाड़गंज गए थे। जब वो सुबह गए हैं और शाम तक वापस नहीं आए तो हम समझे कि बहुत काम हो रहा होगा, बहुत कुंडे कट रहे होंगे। जब वापस आए तो पसीने में शराबोर थे और कहा आफाक भाई जब वहां गए तो वहां के लोगों ने हमें घेर लिया और कहा कि ये कुंडे ढीले हो गए, इनको टाइट करके जाओ। शाम तक लोगों के कुंडे टाइट कर रहे थे। आप सोचिए ये के इलेक्ट्रिक बदमाशी किस पर कर रहा है? जो सर झुकाकर बिल दे रहा है, जो बदमाशी से कुंडे लगाकर बैठे हुए, उनके कुंडे के इलेक्ट्रिक की गाड़ियां जाके सही कर रही हैं। क्या रवैया होना चाहिए के इलेक्ट्रिक के साथ? अपनी अपनी गलियों में पहरे लगाओ कि रात को जो फोटो बनाने आता है कोई नहीं आना चाहिए। आप जो एक्स्ट्रा बिलिंग होती है, उस एक्स्ट्रा बिलिंग पर एक मर्तबा एप्लीकेशन तो दुरुस्त होता है, ठीक है, वरना बिल पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई काटने आता है, तो कोई बिजली का बिल तुम्हारी महाजिर बस्ती के अंदर ज्यादा आ जाए और अगर उसकी बुनियाद पर कनेक्शन काटने कोई आए तो पूरा मोहल्ला खड़ा होना चाहिए वहां पर, कोई बिजली का कनेक्शन नहीं कटना चाहिए। महाजिर कौम को सर झुकाने की सजा दी जा रही है। सर झुकाकर इसी तरह जुल्म बर्दाश्त करोगे तो जुल्म रुकेगा नहीं। जुल्म रोकने के लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। आज के बाद किसी जगह पर कनेक्शन कटेगा महाजिर आबादी में, के इलेक्ट्रिक की बदमाशी कराची में बंद होनी चाहिए। हाँ, सही। अब सुनो, अभी सुनो। आखिर तक जितने लोग बैठे हैं, मेरी आवाज आ रही है वहां तक? जो सबसे आखिर में लोग बैठे हैं वहां पे माइक, ये इसकी स्पीकर की आवाजें जा रही हैं? जा रही है तो आखिरी लोग झंडे हिला के बताओ। आखिर, बिल्कुल आखिर। जबरदस्त। इसका मकसद है आवाज जा रही है। हमारे लोग, मुझसे एक साहब ने इंटरव्यू करते हुए पूछा कि आफाक भाई अब लोग पढ़ नहीं रहे, महाजिर कौम के बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, महाजिर कौम के बच्चे जो है वो आगे पढ़ना नहीं चाहते, महाजिर कौम के बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया। मैंने उसे कहा मेरी गली के किसी कमजोर से कमजोर इलाके के बच्चे को उठा लो और तमाम पाकिस्तान की कौमियतों से उसका मुकाबला कर लो। अगर सलाहियत भी किसी से कम निकल आए तो मुझे आके बताओ। लोग डिग्रियां लेकर भी वो सलाहियत हासिल नहीं कर सकते जो हमारी नस्ल दर नस्ल खून के अंदर मुंतकिल होती है। इस महाजिर कौम की सलाहियतों का कोई मुकाबला करेगा? मैंने लोगों से कहा कि तुमने डोमिसाइल के जरिए मेरी कौम के मेरिट का कत्ल किया, मेरी कौम की सलाहियतों को कत्ल करने की कोशिश की। आज कराची यूनिवर्सिटी चले जाओ, कराची यूनिवर्सिटी तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे गिलगित और चित्राल की यूनिवर्सिटी है। आप तालीमी इदारों में महाजिर से ज्यादा
गिलगित चित्राल के लोग मिलेंगे, सिंध के लोग मिलेंगे। क्यों? इस कोटा सिस्टम के जरिए मेरी कौम के बच्चों को तालीमी इदारों से महरूम रखने की कोशिश की गई, लेकिन मेरी कौम के लोगों ने इसके बावजूद, मैंने इंटरव्यू में कहा, मेरी कौम के लोगों को तालीम के जेवर से तुम महरूम कैसे कर सकते हो? मेरी कौम की माएं सूखा खा लेंगी, चटनी खा लेंगी, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। मेरी कौम के बुजुर्ग मजदूरी कर लेंगे, लेकिन अपनी कौम के बच्चों को पढ़ाते हैं। आज इकरा यूनिवर्सिटी हो, लम्स हो, या तमाम आला तालीमी इदारे हो, उसमें महाजरों को जाके देखिए कि वो गरीब खानदान के बच्चे भी वहां पढ़ रहे हैं अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर। लेकिन मैं इसके बावजूद ये समझता हूं कि इस कोटा सिस्टम ने हमें मुलाजमतों से भी महरूम किया, हमें तालीमी इदारों से भी महरूम किया। ये कोटा सिस्टम बाकी रहना चाहिए, ये कोटा सिस्टम बाकी रहना चाहिए, ये कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए ना। ये कोटा सिस्टम खत्म करने की करारदाद पेश करें। मैं आप सबकी हिमायत से यह बात कहना चाहता हूं कि महाजिर कौम इस कोटा सिस्टम को अब मजीद बर्दाश्त करना नहीं चाहती। मेरा मुतालबा है वफाक से भी और सिंध हुकूमत से भी कि कोटा सिस्टम फौरी तौर पर खत्म किया जाए। ये मैंने अभी मुतालबा किया है। अब इस मुतालबे के बाद मैं आपसे अभी सवाल करूंगा। ये मैंने मुतालबा किया है, अभी ये मुतालबा याद रखिएगा कि मैंने ये मुतालबा किया है। लोकल गवर्नमेंट, बहुत शोर है ना कि लोकल गवर्नमेंट काला कानून है, बहुत शोर है कि बल्दिया के तमाम इख्तियारात छीन लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। होना क्या चाहिए? मुहज्जिब मुआशरों में शहर के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले और इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने वाले तमाम इदारे किसके मातहत होते हैं? मेयर के में होती है, मेयर के। मैं आज आपके सामने एक करारदाद रखता हूं, अगर आप मंजूरी देंगे तो वो भी मुतालबे में शामिल कर लेंगे। ये बल्दियाती कानून को कुरानी सहीफा नहीं है। ये जो बिल अभी पास हुआ है ये कोई कुरानी आयत नहीं है कि इसमें तब्दीली ना हो सकती हो, इसको फाड़ के फेंक दिया जाए। ये कुरानी सहीफा नहीं है। सिंध के शहरी इलाके जिनके वसाइल पर कब्जा करने के लिए यह बल्दियाती बिल पास किया गया। महाजिर कौमी मूवमेंट यह समझती है कि तमाम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और उसको मेंटेन रखने वाले इदारे, मसलन केएमसी के मातहत कौन कौन से इदारे होने चाहिए? मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको माल बनाने का जरिया सिंध गवर्नमेंट ने बना रखा है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी केडीए, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसी तरह वो तमाम इदारे जो बल्दिया इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। मिसाल के तौर पर कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मिसाल के तौर पर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड। और इसके साथ में एक बात और कहना चाहता हूं, ये मूवमेंट थोड़ी सी बढ़ गई, इसको रोको। ये बच्चे, तुम मेरी कौम का मुस्तकबिल हो, लेकिन बैठ जाओ। इस सारी चीजों में एक और इजाफा करना चाहता हूं जो सबके लिए शायद हैरानगी का बाइस हो, काबिल कबूल ना हो। इस शहर के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड हैं, और इन कैंटोनमेंट में जो दिफाई इंस्टॉलेशंस हैं, जो फौज के मामलात हैं, जाहिर है कि हमारे लिए काबिल एहतराम इस मुल्क का दिफा करते हैं। लेकिन जो उसमें से हिस्से सोसाइटियां बनाकर, जो इमारतें बनाकर सिविल लोगों को बेच दी गई और वो पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, वो कैंटोनमेंट बोर्ड के तमाम इलाके, तमाम वो हिस्से जहां सोसाइटियां हैं, जहां अपार्टमेंट्स हैं, और जहां मैं और आप और कोई भी सिविलियन खरीद सकता है, वो जगहें किसके मातहत होनी चाहिए? वो जगहें किसके मातहत होनी चाहिए?
सिंध के जो शहरी इलाकों के अंदर बल्दियाती निजाम है उसके मातहत होनी चाहिए। मेरी इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं कि कराची के अंदर जो बल्दियाती कानून पास किया, जिसको काला कानून कहा, वो वाकई काला कानून है कि सिंध के शहरी इलाकों के वसाइल पर कब्जा करने के लिए किया गया। मैं ये कहता हूं कि सिंध के शहरी इलाकों के अंदर, सिंध के शहरी इलाकों की जो हुकूमत बने, जिसको आप लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, उसके मातहत केडीए, एलडीए, एमडीए और कैंटोनमेंट बोर्ड के वो इलाके जहां पर सिविलियन राइश पजीर हैं, वो सब सिंध की शहरी गवर्नमेंट के मातहत होने चाहिए, बशमूल कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, बशमूल कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। ये करारदाद आप मंजूर करते हैं? आप मंजूर करते हैं? इस करारदाद को हम मुतालबे की शक्ल में पेश करते हैं कि वफाकी हुकूमत मुदाखलत करे और सिंध हुकूमत इसको कुरानी सहीफा नहीं बनाए। इस बिल को दोबारा से पेश किया जाए और जिस तरह मैंने कहा, हमारे मुतालबात के मुताबिक यहां के शहरी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर शहरी गवर्नमेंट के मातहत होना चाहिए। मंजूर। मर्दमशुमारी पूरी दुनिया में जहां इंडस्ट्रियल सिटी होती है, जहां पोर्ट सिटी होती है, लोग रोजगार के हुसूल के लिए वहां आते हैं। वहां पर पूरे तमाम इलाकों से ज्यादा आबादी बढ़ने का तनासुब होता है। जो बाय बर्थ आबादी बढ़ती है पैदाइश की वजह से, वो अपनी जगह पर होती है, लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं उसकी वजह से पोर्ट सिटी और शहर के अंदर जहां इंडस्ट्रियल सिटी हो वहां पर लोग ज्यादा आते हैं। ऐसा ही होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। इस शहर में 6% सालाना लोग बाहर से आते हैं रोजगार के हुसूल के लिए। इसके बावजूद इस शहर की आबादी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। मुराद अली शाह ने ताना दिया था कि आप अकलियत में आप फैसले नहीं कर सकते। अरे तुम्हें अगर यह हकीकत पता चले, यानी मेरी महाजिर कौम को, कि सिंध की शहरी आबादी सिर्फ कराची की आबादी आधे सिंध की बराबर है, पूरे सिंध की आबादी उसका निस्फ सिर्फ कराची की आबादी है। क्या कराची की आबादी के हिसाब से कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तें हैं? अगर आबादी को पूरा गिन लिया जाए तो सिंध गवर्नमेंट को और सिंध के हुक्मरानों को, सिंध के वडेरों को पता है कि इख्तिदार में फिर वो नहीं महाजिर होंगे, जिसकी वजह से तुम्हें हमेशा कम गिना जाता है। मैं ये चाहता हूं कि ये मर्दमशुमारी बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन की मौजूदगी में दोबारा से करवाई जाए, ताकि लोगों को पता चले कि सिंध की शहरी आबादी कितनी है। ये मुतालबा मंजूर करते हो? मंजूर करते हैं तो ये भी मुतालबा वफाक से और सूबाई हुकूमत से कर दिया। ठीक है, याद रखना क्या क्या मुतालबात किए, याद रखना क्या क्या मुतालबात किए। 1 ग्रेड से लेकर 14 ग्रेड तक के जो मुलाजमतें किसको मिलनी चाहिए? किसको मिलनी चाहिए? 5000 पुलिस वाले दादू और लाड़काना से भर्ती करके एक रात में कराची में ट्रांसफर कर दिए गए। क्या यहां 1 से 14 ग्रेड के लोगों को भर्ती नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था? अगर हो सकता था, इसका मकसद है जुल्म हुआ है। इस शहर के लोगों को नौकरी से महरूम रखा गया, इस शहर के लोगों को पुलिस में भर्ती होने से महरूम रखा गया। हम मुतालबा करते हैं कि वो तमाम लोग जो 1 से 14 ग्रेड से नीचे के लोग थे, जिन्हें आप दादू और लाड़काना से अपॉइंटमेंट उनका करके यहां ट्रांसफर किया, उन सबको वापस भेजा जाए और जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं यहां के मुकामी लोगों को भर्ती किया जाए। मुतालबा मंजूर, मुतालबा मंजूर, मुतालबा मंजूर। ये मुतालबा कर दें, ये मुतालबा कर दिया वफाक से और सूबे से कि जुल्म बंद करो और यहां के पुलिस को वापस भेजकर यहां मुकामी लोगों को भर्ती करो। ये मुतालबा याद रखना। अभी ताली बजा रहे हो, ये मुतालबा याद रखना कि मुतालबा कर दिया। हमारी यूनिवर्सिटियां अब हमारे हाथों में नहीं है, यूनिवर्सिटी कॉलेज हमें वापस चाहिए। बात समझ में आती है? मुतालबा मंजूर, मुतालबा मंजूर।
मुतालबा मंजूर? ये तुम्हारा मुतालबा है ना, ये करारदाद की शक्ल में मंजूर? चलो मंजूर, ये भी मुतालबा कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए, अय्यूब के दौर में इस शहर में लश्कर कशी की गई, इस शहर में मादरे मिल्लत को गद्दार कहकर पुकारा गया, इस शहर में जिस जमाने में लियाकताबाद लालू खेत था, लालू खेत पर लश्कर कशी की गई। ऐसा हुआ था? इस शहर पर जुल्म एक तवील अरसे से जारी है, लेकिन तमाम मजालिम के अंदर जो सबसे कमजोर बात है, जो सबसे तवज्जो तलब बात है कि तमाम लोग मुतालबात करते रहे, कोटा सिस्टम खत्म कर दीजिए, हमें मुलाजमत दे दीजिए। मैंने आज कितने मुतालबात किए? मैसूरी ने मशरकी पाकिस्तान को वापस लाया जाए, मुतालबा है ना? यही कौम परस्त जिन्होंने लाखों अफगानियों को इस कराची के अंदर लाके आबाद कर दिया, दीवारों पे लिखते थे क्या, बिहारी ना कपन, बिहारी ना कपन, यही लिखते थे ना। हम दुश्मन लाखों अफगानी लाके बसा दिए, लेकिन महाजिर काबिल कबूल नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम कमजोर थे। मैंने कहा हमारा मुतालबा है कि ले आओ, मुतालबा तो पहले भी होते रहे। आपको इस बात का यकीन है कि तुम्हारे इस मुतालबा पर किसी के कान पर भी जू रेंगेगी? कोई तुम्हारे इस मुतालबे पे तवज्जो देगा? तो इस मुतालबे को करके, इस मुतालबे को यहां करारदाद के तौर पे पेश करके क्या हासिल होगा? मुतालबा किया तुमने कि 1973 का कोटा सिस्टम खत्म कर दो। इस 1973 के कोटा सिस्टम को अभी इमरान खान के दौर के अंदर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुसल्लत कर दिया। किसी ने तुम्हारे दुख का ख्याल किया, तुम्हारे किसी दर्द का ख्याल किया? मुसल्लत हो गया या नहीं हो गया? तुम्हारे मुतालबात की कोई वैल्यू है? नहीं है। आपने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी हमें वापस चाहिए, मुतालबा है ना? तुम्हारे मुतालबे पे कोई दे देगा? छीनना पड़ेगी। हमारे एक पॉइंट और इसमें आया, मैं वो भी आपके सामने बयान कर देता हूं ताकि वो रिकॉर्ड पर रहे। बहरिया के अंदर वहां पर भी कौम परस्ती अपने उरूज पर, अभी चंद दिनों पहले महाजिर कारोबारी शख्स को बेदर्दी से वहां जदोकोब किया उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए। बिहार वहां बहरिया टाउन के अंदर जो कुछ हो रहा है उससे आफाक लाइल नहीं है, उस पे भी आफाक कोई ना कोई हिकमत अमली बनाएगा। अपने लोगों को, चाहे वो बहरिया टाउन में हो चाहे वो बल्दिया टाउन में, उनको लावारिस नहीं छोड़ेंगे, लावारिस किसी को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये मुतालबात कोई तस्लीम करेगा? अभी जो मैं बात इन मुतालबात की बुनियाद पर आपसे करने जा रहा हूं वो सबसे अहम है, और सारे के सारे लोग यकसुई के साथ मेरी बात को सुनो, और ये मूवमेंट अपनी हिलजुल की बंद करो, इसलिए कि जो मूवमेंट करता है मुझे लगता है एजेंसी का आदमी है। ये मुतालबात कोई तस्लीम करेगा तुम्हारे? अगर कोई मुतालबात तस्लीम नहीं करेगा तो तुम्हारे मसले, मैं जब हमें तो सिखाया किसने? हम तो इस मुल्क में पाकिस्तान समझकर और पाकिस्तानी बनकर आए थे। हमें महाजिर बनाया किसने? जिंदा कैसे रहूं? मैं तो बगैर शनाख्त के ना जीना चाहता हूं और ना बगैर शनाख्त के मरना चाहता हूं। मैं अपनी शनाख्त के साथ जिंदा रहना चाहता हूं। मैंने कोई
अपने तौर पर फैसले नहीं किए थे। लेकिन अगर आज मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस बात को अगर कोई बुरा समझे तो मैं उसकी भी वजाहत करूंगा। मुराद अली शाह ने आपके सामने असेंबली में खड़े होकर क्या कहा, जो सबने सुना, कि पंजाब हमारे मामलात को सही नहीं चला रहा, वो अक्सरियत की बुनियाद पर हमारे हुकूक गस्ब कर रहा है। अब तक हम अपने आप को पाकिस्तानी समझ रहे हैं, हमें कुछ और सोचने पर मजबूर मत करो। यह क्या बात थी? यह खुला पाकिस्तान के साथ बगावत नहीं थी? यानी अगर मुराद अली शाह यह कह रहा है कि हम अब तक अपने आप को पाकिस्तानी समझ रहे हैं, लेकिन पंजाब या वफाक अक्सरियत की बुनियाद पर अगर हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा, हमारे मफादात के खिलाफ काम करेगा, तो हमें कुछ और सोचने पर मजबूर मत करो। क्या मकसद है इसका? क्या मकसद निकलता है इसका? इसका मकसद है पाकिस्तान के खिलाफ सोचेंगे ना। आफाक अपने बाप दादाओं के बनाए हुए वतन के खिलाफ सोच ही नहीं सकता। लेकिन अगर सिंध के वडेरे अपने आप को अक्सरियत की बुनियाद पर हमें गुलाम समझते हैं और अकलियत कहकर अगर ये ताना दें कि तुम क्योंकि अकलियत में हो इसलिए फैसले तुम कभी नहीं कर सकते, हम करेंगे, तो ये बात जहन नशीन कर लेना कि जो लोग आइन के अंदर बरतानिया के भी मौजूद नहीं था कि पाकिस्तान बनाने की गुंजाइश मौजूद है। क्या बरतानिया के आइन के अंदर यह था कि तुम अलग वतन बनाओगे? तुमने कानूनी तौर पर पाकिस्तान बनाया था क्या? अपने बलबूते पर, ताकत की बुनियाद पर बनाया था। आज अगर कोई ये कहे कि सिंध के आइन, पाकिस्तान के आइन में सूबे की गुंजाइश नहीं है, पहले 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराओ। अरे पाकिस्तान हमने किसी कानून के तहत नहीं बनाया था, अपनी जरूरत के ऊपर, अपनी ताकत के बल पे बनाया था। अगर आज तुम ये कह सकते हो, आज जब तुम ये कह सकते हो कि अगर पंजाब या वफाक हमारे मफादात के अंदर कोई डंडी मारेगा तो हम पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन हमें कुछ और सोचने पर मजबूर नहीं करो, तो आज मैं बरमला इस बात का इजहार करता हूं कि ये तुम्हारे मुतालबात सिर्फ मुतालबात हैं। तुम्हारे मुतालबात कोई तस्लीम नहीं करेगा। तुम्हें अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इक़्तिदार में बराबर का हिस्सेदार बनना पड़ेगा। तुम्हें इसी तरह सूबा चाहिए जिस तरह सिंधियों के पास सूबा है, तुम्हें उसी तरह सूबा चाहिए जिस तरह पंजाबियों के पास सूबा है, तुम्हें उसी तरह अलग सूबा चाहिए जिस तरह बलोचों के पास सूबा है, ताकि तुम अपने लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सको, ताकि तुम मैसूरीन को वापस ला सको, ताकि तुम अपने लोगों को मुलाजमतें दे सको। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या इस बात से इत्तिफाक करते हो? क्या इस बात से इत्तिफाक करते हो? तुम्हारी जरूरत क्या है? मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं आकाओं की तब्दीली की जद्दोजहद में अपने लोगों का खून नहीं बहाऊंगा, इसलिए कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं इस आका की वजीर आला की तब्दीली के लिए जद्दोजहद करूं और फिर गवर्नर राज आ जाए, फिर हम सिंधी आका के बजाय पंजाबी आका के मातहत चले जाएं। नहीं, अब हमें इस निजाम से आज़ादी चाहिए, इस जबर के निजाम से आज़ादी चाहिए। हमें भी अपना सूबा चाहिए। अब जितनी जिद्दोजहद होगी, अब तुम्हारी और मेरी जितनी तवानाइयां हैं, जितनी सलाहियतें हैं, जितना वक्त है, जितने वसाइल हैं, वो सूबे के बनाने के अंदर खर्च होने चाहिए। सूबे के हुसूल के बगैर इस महाजिर कौम के मसले हल होते ही नहीं हैं। इसलिए हमारी सारी जद्दोजहद का मकसद अब सिर्फ और सिर्फ जुनूबी सिंध सूबा है। मानते हो या नहीं? ऐसा होगा या नहीं? मैं आज इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि मैं कोई चीज जल्दबाजी में नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं हुज्जत तमाम करूं। मैं इस तहरीक को, सूबे की तहरीक को ग्रेजुअली लेके जाऊंगा। मैं पूरे सिंध के अंदर इस सूबे की तहरीक में अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे राब्ता करूंगा। हैदराबाद में मैंने 21 तारीख को जलसा तय कर लिया और
हैदराबाद के जलसे के बाद मीरपुर खास भी जाएंगे। उस मीरपुर खास के बाद सक्कर में भी जलसा होगा। सिंध के तमाम शहरी इलाकों में महाजिर अवाम से हिमायत हासिल करने के बाद मैंने सिंध गवर्नमेंट को भी वक्त दिया। अभी हमारे पास वक्त है, सुनो मेरी बात, वक्त है अभी। मैं सुन लो मेरी बात। 2 महीने पूरे इस कौम को देना चाहता हूं कि वो देखें कि आफाक अहमद की बात में कितनी सदाकत है, कि इन मुतालबात से मसला हल होता है या नहीं। 2 महीने देखो कि वफाक तुम्हारे मैसूरीन मशरकी पाकिस्तान के लिए पासपोर्ट जारी करती है या नहीं। इन 2 महीनों में देखो कि कोटा सिस्टम खत्म होता है या नहीं। इन 2 महीनों में देखो कि यहां पे जो लाड़काना और दादू से पुलिस वाले लाके बिठाए उन्हें वापस भेजा जाता है या नहीं। और अगर ये सब कुछ नहीं होता तो 1 मार्च से इस सूबे की तहरीक के लिए दस्तखती मुहिम पूरे सिंध में जारी की जाएगी। और दस्तखती मुहिम के बाद कोई कहे दस्तखती मुहिम से सूबा थोड़ी बनता है, तो मैंने कहा आइन के अंदर तो पाकिस्तान बनाने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। हमने बदमाशी से अपनी ताकत का पाकिस्तान बनाया था। पाकिस्तान के आइन के अंदर सूबे बनाने के कवानीन कुछ भी बना लो, अगर ये कौम फैसला कर लेगी कि सूबा बनेगा तो हम आग के दरिया पार करके, इस मुल्क को बनाने वाले लोग हैं, हम आग का दरिया पार करके अपनी आने वाली नस्ल के लिए सूबा बनाकर दिखाएंगे। हम 1 मार्च से दस्तखती मुहिम का आगाज करेंगे और 1 मार्च के बाद दस्तखती मुहिम 23 मार्च तक चलेगी। और 23 मार्च को हम इस सूबे के हक में पूरे सिंध के शहरी इलाकों में रेफरेंडम कराएंगे बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन की मौजूदगी में। तस्लीम करते हो? अब आखिर में एक बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं। मेरे मिजाज के खिलाफ है, लेकिन मैं कर रहा हूं इस कौम की वजह से। आप सब गवाह हैं। मुझे एक बार फिर बताओ, पीछे तक आवाज आ रही है? दिखाओ, आवाज आ रही है पीछे तक? ये एसएमडी लगी है, क्या लगी है? इसके पीछे लोगों को तो नजर भी नहीं आ रहा होगा। ये गन्नातों के साथ खड़े, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ये जो सड़क पे बाहर खड़े हैं वहां से झंडे हिला के बताओ, आवाज आ रही है? देखो, मैंने मुतअद्दिद बार कहा कि इस कौम के इस इंतशार की वजह से मेरी कौम मायूस है, और आप सब गवाह हैं। आप सब गवाह हैं कि मैंने मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, आप सब गवाह हो कि लोगों ने मुझे पता नहीं क्या क्या ताने दिए। किसी ने माइक ऑन करके कह दिया कि हाँ, जेल में जुल्फिकार मिर्जा से पैसे लिए थे। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करा के कह दी। मैं सब कुछ दरगुजर करता रहा हूं। ये सब मेरे भाई, ये सब मेरी कौम का हिस्सा हैं। मैं जब कैंपों पे गया हूं, आप सारी बातें मेरी गौर से सुन रहे हो? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, सारे लोग तवज्जो से सुन रहे हो? मैं अभी सुनो मेरी बात। मैं अभी जब आप लोगों के इस जलसे के सिलसिले में कैंप लगे थे ना, कैंपों पे गया।
साथियों को शाबाश देने के लिए, साथियों के हौसले बुलंद करने के लिए। वहां इलाके के अवाम भी थे, वहां बुजुर्ग भी थे। सबने मुझसे कहा कि आफाक किसी तरह सबको एक करने की कोशिश करो। मैं अपनी कौम के जज्बात और एहसासात का बहुत एहतराम करता हूं। आप सब इस बात के गवाह हैं कि सबने एक दूसरे, सुन लो मेरी बात बेटा, सबने एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ कहा होगा। मेरे सहाफ़ी भाई भी इस बात के गवाह हैं कि सहाफ़ियों के सामने भी मुझसे बाज़ औक़ात बहुत तुर्श सवालात किए। मैंने कहा कि नहीं यार, ये इसका जवाब मुझसे मत पूछो, ये आप उन्हीं से पूछो। और मैंने ये बात कही कि मैं कोई भी तुर्श बात इसलिए नहीं करना चाहता, सख्त बात इसलिए नहीं करना चाहता, कोई कड़वी बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं अल्लाह से हर वक्त ये दुआ करता हूं कि ये कौम एक हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कोई तुर्श या तल्ख बात आपस में मिलने में, रास्ते में रुकावट बन जाए, इसलिए मैं कोई बात करना नहीं चाहता। ये मेरी हमेशा से कोशिश रही। मैंने आज आपसे कहा कि, और ये मैं खुदा की कसम दिल से ये बात कह रहा हूं, सूबे के बगैर इस महाजिर कौम के मसाइल हल नहीं होंगे और ये सूबा आफाक अकेला हासिल नहीं कर सकता। मेरी पूरी कौम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। मैं आज इस कौम के वास्ते से मैं वसीम अख्तर साहब से भी दरख्वास्त करता हूं, मैं खालिद मकबूल से भी दरख्वास्त करता हूं, मैं आमिर खान से भी दरख्वास्त करता हूं, मैं फारूक सत्तार साहब से भी दरख्वास्त करता हूं, मैं अनीस कायम खानी साहब से भी दरख्वास्त करता हूं, मैं अनीस एडुकेट से भी दरख्वास्त करता हूं, मैं हर महाजिर लीडर से दरख्वास्त करता हूं। और मैं ये आप सबके सामने उनसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि देखो, आफाक इंसान है, आफाक ने हो सकता है कोई गलत बात कही हो, आफाक सुन लो, हो सकता है कि आफाक की किसी बात का तुम्हें दुख हुआ हो, मैंने किसी निजी महफिल में किसी के लिए कोई गुस्से में बात कही हो, मैं तुम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं इस कौम की खातिर। और मैं ये कहता हूं कि देखो, सबको तुम्हारी जरूरत है, सबको तुम्हारी जरूरत है। सुनो 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 सुनो, देखो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगी है, और अगर किसी का नाम लेना भूल गया हूं तो उसकी भी माफी मांगता हूं। मैं सबसे माफी मांगता हूं कि अगर मेरी बात का बुरा लगा है। लेकिन देखो, यह हकीकत है कि इस परचम के अंदर ताकत तो है ना, इस परचम के अंदर जान है या नहीं है, इस परचम के अंदर बरकत है या नहीं है। आप ये देखिए कि मैं फिर किसी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन सब जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि 90 पर जीए महाजिर का नारा लगा दिया तो जूतों से पिटाई की कि जीए महाजिर का नारा क्यों लगाया। लेकिन सब जानते हैं कि सियासी नज़ा के आलम में जब होते हैं तो फिर जिंदगी किससे मिलती है, फिर जीए महाजिर का नारा लगाना पड़ता है। ऐसा होता है या नहीं होता? हर सियासी जमात जब सियासी मौत के करीब होती है, जब सियासी नज़ा के आलम में होती है, तो सब जीए महाजिर का नारा लगाकर दोबारा से जिंदगी हासिल करने की कोशिश करते हैं। अरे जब पता है कि इस परचम के अंदर, जब पता है कि इस लफ्ज के अंदर बरकत है, इस लफ्ज के अंदर ताकत है, तो फिर इस परचम तले मुत्तहिद होने में कोई मुजायका नहीं है। ये पार्टी कल भी तुम्हारी थी, ये पार्टी आज भी तुम्हारी है। हम सब ने इस परचम को उठाकर तहरीक चलाई थी। देखो, हम सब, मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं, मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं, मुस्तफा कमाल हो या आमिर खान साहब हो या अनीस कायम खानी साहब हो या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो, जितने पुराने लोग हैं, दिल पे हाथ रख के कहो, क्या हम मौलाना नूरानी जैसे बहुत ही काबिल जिक्र, काबिल एहतराम बुजुर्ग की बराबर हमारा कोई कैरेक्टर है? सुनहरा कैरेक्टर था उस शख्स का, इस कौम से मोहब्बत करता था वो शख्स। क्यों रिजेक्ट किया उसको? सिर्फ इसलिए कि उसको ताना मिलता था कि मौलाना कभी भी अब्दुल सत्तार खान नियाजी को नाराज नहीं कर सकते, इस वजह से ये लफ्ज महाजिर इस्तेमाल नहीं करते, इसी वजह से ये महाजिर कौम को तस्लीम नहीं करते। अगर ये बताओ कि उनके उस कैरेक्टर के बावजूद तुमने उन्हें रद्द इसलिए किया
कि उन्होंने महाजिर लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, तो आज मुत्तहदा बनाकर कौन सा फर्क पड़ जाएगा? इस परचम से बेहुरमत बेवफाई अगर वो कर रहे थे तो इस परचम से बेवफाई आज सब कर रहे हैं। मैं सबको समझाना चाहता हूं, प्रोफेसर गफूर का कैरेक्टर, कोई शक की गुंजाइश है कि कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता था। इस कौम से मोहब्बत करते थे, इस कौम से प्यार करते थे, इस कौम से हमदर्दी रखते थे, इस कौम के लिए दुख था उनके दिलों में। लेकिन हमने प्रोफेसर गफूर साहब को ताने दिए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, कि हम कहते थे प्रोफेसर गफूर साहब मियां तुफैल साहब को नाराज नहीं कर सकते, पंजाब को नाराज नहीं कर सकते, इसलिए वो महाजिर लफ्ज से इनकारी हैं। आज इस महाजिर लफ्ज से इनकार करके उन बुजुर्गों की रूहों को क्यों तड़पाते हो? आज इस परचम को, जिस परचम को तुमने यूनिवर्सिटी में अपने हाथों में थामा था, आज मैं तुम सबसे दरखास्त करता हूं कि बड़े मकसद के लिए सब इस परचम तले जमा हो जाओ। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मैं किसी के लिए दिल में कोई बुग़्ज़ नहीं रखता। मैंने माफी मांग ली है तुम सबसे कि अगर मेरी किसी बात का तुम्हें दुख हुआ है, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन इस महाजिर कौम की खातिर तमाम लोग अपनी असल पार्टी में वापस आ जाओ। कोई जमात इस्लामी में है तो वापस आ जाओ, कोई अगर जेयूपी में है वापस आ जाओ, कोई मुत्तहदा में है वापस आ जाओ। अगर लीडरशिप किसी मजबूरी में नहीं आ सकती, मैं तमाम कारकुनान को दरखास्त करता हूं, खुदा के वास्ते एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाओ। आफाक नए और पुराने की तफरीक नहीं रखता। जो पार्टी में एक बार आ गया वो मेरा खानदान है, वो मेरी फैमिली है, वो मेरा साथी है। अल्लाह ताला इस महाजिर कौम को मुत्तहिद करे और हम अपने इत्तेहाद से, जिस तरह बाकी तमाम कौमियतों के पास अपना अपना सूबा है, अपना अपना इख्तियार है, अपने वसाइल पर इख्तियार है, इस तरह वो इख्तियार मैं भी हासिल करूं, मेरी कौम भी हासिल करे, हमारा सूबा बने, हम अपनी बाइज्जत तरीके से इस मुल्क में जिंदगी गुजार सकें। अल्लाह ताला आप सबका हामी हो, अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे। तमाम लोग खैरियत से घर जाओ, जश्न मनाओ। और आज का जलसा शौदा के नाम, जिनकी कुर्बानियों की वजह से ये लफ्ज महाजिर जिंदा है। आज ये परचम के ऊपर लिखा लफ्ज शौदा के लहू से लिखा है, इसलिए आज का जलसा शौदा के नाम। अल्लाह हाफिज। नारे महाजिर, लफ्ज नहीं